आपका पूरी जिंदगी बदल जाती है, आपका जीने का तरीका, सोच का तरीका, आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। अगर आप मतलब ये सब वो लोग जानते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं किसी भी ना किसी तरीके से। इफ यू आर डीलिंग अ स्टूडेंट एज अ क्लाइंट और पेरेंट एज अ क्लाइंट, तो यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट योर सर्विसेज। हमें जैसे ही एक लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है या कंसीव करती है, मुझे लगता है कि हमें उसको उसकी हेल्थ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी बात करना शुरू करना चाहिए कि आपको कैसा फील होगा, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि एकदम से अगर मेडिकल लैंग्वेज में क्या रिफ्लेक्स एक्शन से शुरू हो जाता है बच्चा, है ना। बोल के लब आजाद है तेरे। आदाब नाजरीन, मैं शारिका मलिक आप सबका खैर मकदम करती हूँ बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। ये पहल आवाज़ द वॉइस की है हर वो कहानी आप तक पहुँचाने की जिसमें किसी न किसी महिला ने सामाजिक बंदिशों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कमर साहिबा जो बरेली से तशरीफ़ लाई हैं। शी इज़ अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड एजुप्रेन्योर। लेट्स मीट हर एंड नो हर जर्नी। आई वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो सबसे पहले आपको दिल्ली आकर कैसा लग रहा है, कहाँ से शुरू करते हैं? हाँ, दिल्ली से मेरा पुराना कनेक्शन है क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने यहाँ सर्व भी किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हेयर। वंडरफुल। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपके तारुफ में बताया, आप बरेली से आई हैं और बरेली एक छोटा शहर माना जाता है। तो आपकी कैसी जर्नी रही एज अ स्टूडेंट ओवर देयर और आप कैसी थी जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? इट वॉज़ वेरी नाइस क्योंकि मेरी मदर एक बहुत एम्बिशियस लेडी हमेशा रही और वो चाहती थी कि मैं एक अच्छी एजुकेशन लूँ और वर्किंग प्रोफेशनल बनूँ। तो ये उस टाइम में एक मेरे लिए गॉड गिफ्ट था, एक मेरे लिए ब्लेसिंग थी कि अगर मेरी मदर ऐसा चाहती हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल मेरी मदर का रहा है। और बरेली से फिर एएमयू जाना, और एएमयू अपने एक मुख्तलिफ कल्चर के लिए जाना जाता है। एएमयू इज़ अ लाइफस्टाइल जो वहाँ रहा है उसको पता है। तो वो जर्नी कैसी थी? हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज? हम लोगों की फैमिली में एएमयू में दाखिला होना या दाखिला मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम। कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे, तो कंपटीशन वहाँ का निकालना, तो वो एक आपको स्पेशल रिकग्निशन मिलती थी अपनी फैमिली में और आसपास भी कि आप एएमयू के स्टूडेंट हैं। और जैसा आपने कहा कि एएमयू में स्टडी करना मतलब आपका पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, आपका जीने का तरीका, सोच का तरीका, आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। अगर आप मतलब ये सब वो लोग जानते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं किसी भी ना किसी तरीके से। तो अलीगढ़ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किया। मैंने वहाँ से फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन का कोर्स किया JN मेडिकल कॉलेज एएमयू अलीगढ़ से। तो इट वाज अ डिफरेंट एंड वेरी ग्रूमिंग काइंड ऑफ जर्नी। एएमयू से मैंने एक चीज़ सीखी कि नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में, जो शायद हम इतनी जल्दी हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एड ऑन्स किए हैं मार्केटिंग, नेटवर्किंग, बट एएमयू में हम लोगों ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नाइस। जैसे आपने बताया कि आपने फिजियोथेरेपी सीखी, बट आई नो द वर्जन ऑफ यू एज एन एजुकेशनिस्ट, और अभी मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था एजुप्रेन्योर। सो व्हाट्स दैट? आप थोड़ा उसे हाईलाइट करें। देखिए, जब आप सीखना शुरू करते हैं और आपका जो तरीका होता है, आपका एटीट्यूड जो होता है वो सीख लर्निंग की साइड होता है, राइट। तो मैंने ये देखा कि जब हम फिजियोथेरेपी पढ़ रहे थे तो फिजियोथेरेपी में हम लोगों को पीडियाट्रिक्स भी पढ़ाया जाता है जो कि बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है।
तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ काफ़ी बढ़ा। अब जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे तो हम एजुकेशन और हेल्थ दोनों को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि कहते हैं कि हेल्दी माइंड अगर नहीं हुआ तो हेल्दी बॉडी नहीं होगी, हेल्दी बॉडी नहीं है तो वो हेल्दी माइंड। तो इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का को साथ में लेकर चलना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो वहाँ मुझे साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आई मूव टूवर्ड्स चाइल्डहुड डिसेबिलिटी। चाइल्डहुड डिसेबिलिटी में आए आप, तो आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, देन आपको ये बहुत ज़रूरत लगती है कि हमारे बच्चों का एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, बेसिकली उनको क्या सिखाया जा रहा है। हम सब जिस एजुकेशन को लेकर बड़े हुए हैं उसमें रोड लर्निंग का एक बहुत बड़ा रोल था। उसमें हेल्दी कंपटीशन के नाम पर आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल, एग्जैक्टली रेट रेस था। मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम कभी कहीं भी कवर नहीं करते थे। एक बच्चा अच्छा लिख सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है, वही इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया था। राइट। लेकिन जब आप साइकोलॉजी में आते हैं, जब आप बच्चों को मिलते हैं, समझते हैं, तो आपको इंटेलिजेंस का मतलब समझ में आता है कि एक बच्चा जो बहुत सिंपल तरीके से मिट्टी के साथ खेलकर कुछ घर बना रहा है, वो भी इंटेलिजेंट है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है कि हम बड़ा इग्नोर करके चलते हैं, और कुछ बहुत बहुत बेसिक चीज़ हैं, जैसे लर्निंग का हमें मतलब नहीं पता होता है, व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ें जब आप बच्चों के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ सीखते हैं, मैं कभी नहीं कहती कि हम सिखाते हैं, हम बच्चे जो है ना, एक एडवांस एरा है हमारे लिए, उनसे तो हम सीख सकते हैं। मेरा बेटा मुझसे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी जानता है, मेरा बेटा जितने अच्छे से मोबाइल चला सकता है, शायद स्टिल आई एम लर्निंग। तो वो वाला कंसेप्ट अगर हम सिर्फ सिखाने की बात करें तो ये नाइंसाफी है। हमें सीखना और सिखाना दोनों है। अपना एक्सपीरियंस उनको दें, और उनका जो इनोवेटिव, जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो उनके इनोवेशंस हैं, उसको अप्रिशिएट करें। दैट इज माय पॉइंट। आपने जिक्र किया हेल्दी माइंड का, मेंटल हेल्थ का। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन दैट। एक जो कहते हैं कि मिलेनियल्स तक, मतलब जो जनरेशन थी, वो मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं करती थी, वो भी एक्सट्रीमिस्ट थी, वो बिलीव ही नहीं करती थी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ। बट जो दूसरा स्कूल ये कहता है कि अब जो जेनजीज हैं, दे आर रोमांटिसाइजिंग मेंटल हेल्थ एंड दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ सो मच कि जरा सी इनकन्वीनियंस हो जाती है एंड दे थिंक दैट नथिंग इज राइट। व्हाट्स योर थॉट इन दैट? एक्चुअली मुझे लगता है कि हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आप कुछ फैंसी वर्ड्स की तरह मेंटल हेल्थ में अब डिप्रेशन या आप एंजाइटी या कुछ सीख लेते हो, तो मुझे लगता है उसकी एक प्रॉपर नॉलेज के व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज। आपको एक बार कुछ होपलेसनेस लग रही है या आपको डाउन फील हो रहा है, तो आप उस टाइम अपने आप को डिप्रेस नहीं मान सकते। देयर आर टेक्निकल सिम्टम्स, अगर वो सिम्टम्स हैं, और मेडिकल साइंस भी कहती है एटलीस्ट 5 सिम्टम्स तो होना चाहिए, है ना, तभी आप किसी डिजीज को लेबल कर सकते हैं। अदरवाइज तो मतलब आपने कुछ वर्ड सीख लिए और आपने उनको यूज करना, दैट इज नॉट करेक्ट। कैन यू क्विकली टेल अस इफ इट इज पॉसिबल व्हाट आर द 5 सिम्टम्स टू नो दैट समबडी इज इन डिप्रेशन और नॉट? हाँ, आपको देखिए, आपको मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली के बीच में अगर लोनली फील हो रहा है ना, आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या आप बहुत ज़्यादा डाउन हैं, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट चारों तरफ से आपको लग रहा है। हर एक आपको लग रहा है, जैसे कहते हैं कि रोने की फीलिंग आना हर टाइम, है ना, तो उस तरीके से लगना। या फिर आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी अब वो सब चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। नींद में कमी, भूख में कमी, तो ऐसी ये बहुत जनरल चीज़ें हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। बट ये एटलीस्ट 5 सिम्टम्स शुड बी देयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको भूख नहीं लग रही है तो आप डिप्रेशन में, कुछ और रीजन भी हो सकता है, नींद नहीं आ रही है तो आप डिप्रेशन में। नो,
एंड देयर शुड बी सम कॉज बिहाइंड, है ना, कुछ सिग्निफिकेंट कॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब लो फील कर रहे हैं, फीवर है और लो फील कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन भी है साथ में, दैट इज नॉट अ पॉइंट। As far as I am understanding, over a decade you are dealing with children. Yes. So have you seen any changes in children, like पहले अलग होते थे अब अलग होते थे, या how you are dealing with this generation gap? एक्चुअली अगर आप कहें तो अगर पॉजिटिव साइड देखें तो आप देखेंगे कि वो बहुत क्विक लर्नर्स हैं। आपका जो जनरेशन है क्विक लर्नर्स हैं, वो वोकल हैं, वो आपसे बात करते हैं, right? हाँ, तो दे आर मोर कॉन्फिडेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप हुई हैं। इससे पहले हमारी जनरेशन या उससे आगे वाली जनरेशन में लिहाज के नाम पर शाइनेस या कम कम्युनिकेटिव होना या वोकल ना होना, We never taught to say no. एग्जैक्टली, नो नहीं कह सकते बड़ों के सामने, आंख नहीं मिलाना है, सर उठा के मतलब बात नहीं करना। आज चीजें चेंज हो गई हैं। आप अगर आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो यू आर नॉट नॉर्मल। इफ यू आर नॉट डूइंग आई कांटेक्ट, तो अगर मैं अपने स्पेशल एजुकेशन की लैंग्वेज में कहूँ तो वो एक मतलब डिसेबिलिटी का सिम्टम आ जाता है कि अगर बच्चा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है बच्चों में। इसके अलावा चीज़ें वोकल हुए हैं और मतलब चीज़ें एंड क्विक लर्नर भी हैं। हाँ, एक कमी है, पेशेंस जो है वो, लैक ऑफ पेशेंस इज देयर, लैक ऑफ पेशेंस इज विजिबल। तो और इसकी वजह से एग्रेशन भी है, इसकी वजह से आप जब तक आप उन्हें लॉजिक नहीं देते हैं वो आपकी बात मानने को, पहले जो बड़ों ने कहा है तो आप मानिए, बट नाउ दे नीड अ लॉजिक कि आपकी बात मैं मानूं तो उसके पीछे रीजन क्या है। They can fact check ना, एग्जैक्टली। Yes. तो जैसे कि आपने अभी बताया कि जो चिल्ड्रन दे आर वेरी एग्रेसिव, तो इसका रीजन आपको ये लगता है बहुत सारी चॉइसेस हो गई हैं? लाइक अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स की, ब्लिंकिट, जोमेटो, तो इतनी चॉइसेस हो गई हैं कि दे आर कंफ्यूज्ड। हाँ, दे आर कंफ्यूज एंड मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा कंफर्ट जोन में उनको रख दिया है इन द नेम ऑफ मीन्स आप सेफ्टी सिक्योरिटी कह सकते हैं, आप उसको उनके लिए आप कह सकते हैं कि मतलब वो हम उनकी केयर करते हैं इन द नेम ऑफ केयर, या आप ये कह सकते हैं यू डोंट हैव टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। तो आपको अब बच्चे को बाहर भेजना, एक तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है, ब्लिंकिट है, ये बेटा घर पे ऑर्डर कर लेना, फोन इज देयर। एक तरफ आप ये कह रहे हो उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, दूसरी साइड आप ही उसको फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको मतलब ये सारे चीज़ें एक्सेस करना बता रहे हो। तो बट देयर शुड बी सम बैलेंस, है ना। Right. वो बैलेंस का जहाँ भी गड़बड़ होता है वहाँ प्रॉब्लम आती है। Okay, so you were into administration also, and there I have noticed one thing nowadays, because I was a teacher before few years. Yeah. मैं इसको कट कर लेते हैं, कट। So as far as I know, you were an administrator before. So in schools, they usually say that these students are stakeholders. So do you think that it is changing the perspective and relationship between teacher and students? Exactly. अब देखिए, एक जो ऑब्जर्व आप करेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि टीचर्स को अब रेस्पेक्ट नहीं मिलता, या बच्चे और टीचर के बीच का जो बॉन्ड है अब पहले जैसा नहीं रहा, है ना। जो हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा वाली बात करते थे कि गुरु जो है वो भगवान से भी आगे है, तो वो, लेकिन अब क्या है ना, इट इज आप कह सकते हैं दोनों साइड से है। अब टीचर भी अपनी जॉब के लिए, अपनी ड्यूटीज के लिए उतने ज्यादा दे आर टेकिंग इट एज अ जॉब। एग्जैक्टली। और दूसरा, टीचर्स बाय चांस बहुत ज्यादा हैं, टीचर बाय चॉइस बहुत कम है, है ना। तो उसकी वजह से बच्चों में भी वो आप उन्हें प्रॉपर कंटेंट नहीं दे पा रहे हो, आप उनको प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे हो, वो जो सपोर्ट उनको चाहिए यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, क्योंकि आपने वो उस जॉब को की तरह सोचा है इसको, आपने
टीचिंग को आपने एक कहते हैं ना सोशल रिफॉर्मर। बट टीचर से जब बोला जा रहा है कि एक क्लाइंट है, आपका स्टेक होल्डर है, तो नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि स्टेक होल्डर है, तो स्टेक होल्डर इसलिए कि आपको अब इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, क्योंकि आप नहीं ले पा रहे थे, बीच में गैप आ गया, राइट, तो अब आप इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि स्टेक होल्डर का क्या मतलब है, वो भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना, राइट, कि तो आपके जो म्यूचुअल बॉन्ड है अब वो इक्वल वाला हो गया। इफ यू आर डीलिंग हिम लाइक अ क्लाइंट, तो यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर नाउ। ओके, if you are dealing a student as a client or parent as a client, so you are a service provider. You should be very much aware about your services. तो that is the point कि जिस तरह से आप डील करेंगे, जिस तरह से आप, मतलब दोनों ही तरफ चेंज आया है। Exactly, समझ गए, दोनों तरफ चेंज आया है, म्यूचुअल। पहले टीचर्स आर वेरी सेल्फलेस, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर भी बिल्कुल कुछ नहीं कहते थे, ये समझ में आया मुझे। अब एजुप्रेन्योर मैंने पहले भी ये यूज किया, सो हाउ people, मतलब how this collab of word is happening? एक्चुअली देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं हेल्थ और एजुकेशन दोनों बहुत तेजी से मतलब इसका बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये नीड ऑफ आवर है, तो आपको बिजनेस, अगर एजुकेशन के बिजनेस में आप आ रहे हैं तो क्वालिटी चाहिए, है ना? राइट। और अगर हम इस फील्ड में अवेयर हैं, इस फील्ड की हम नॉलेज रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है, इतना डेलिकेट, इतना टेंडर फील्ड है कि इसमें क्वालिटी का होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइफ चेंज कर रहे हैं, आप लाइफ चेंज कर रहे हैं आप। मतलब अगर आप एजुकेशन के लिए सिंसियर और अवेयर नहीं हैं, तो आप कई जिंदगियां बना सकते हैं और कई जिंदगियां खराब कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप एजुकेशन देने में भी इंटरेस्टेड हैं और आप ऑब्वियसली आपको अर्निंग भी करनी है, आपको अपना काम भी करना है, तो मुझे लगता है इसमें ऐसे लोगों को आना चाहिए जो लिटरली, जो जिनका एप्टीट्यूड एजुकेशन है, जो सच में चेंज चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं। सिर्फ पॉलिसीज चेंज होने से कुछ नहीं होता, मेरा ये मानना है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है दैट इज द गैप, आई गेस। एग्जैक्टली, क्योंकि पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अभी आप जिस मुकाम पर हैं, अपने आप को देखती हैं, आपने इमेजिन किया था 20 साल पहले या 10 साल पहले कि आपकी ये जर्नी रहेगी? मतलब was it a planned journey or it happened as per the events? आप कह सकते हैं कहीं, मतलब आपके जो आप प्लान करते हो, सबकॉन्शियस माइंड में आपके कहीं ना कहीं रहता है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। राइट। तो मेरी जो दोनों फील्ड्स हैं, मेडिकल हो या एजुकेशन हो, मुझे लगता है कि मैंने हमेशा ये सोचा कि लोगों के लिए कुछ करना है, और कोशिश भी की है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सोशल सर्विस की तरफ मैं इंक्लाइन रही। तो हमेशा से मेरा ये कोशिश रही कि मैं स्पेशल बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, टीचर्स के लिए कुछ कर पाऊँ, जिससे टीचर्स, एटलीस्ट जो टीचर्स बाय चॉइस हैं, वो सच में एज अ सोशल रिफॉर्मर काम कर पाएँ। और साथ ही साथ मेडिकल, तो आपको पता है मेडिकल में तो बहुत कुछ करने को है। तो मतलब मैंने अपने दोनों फील्ड्स को कंबाइन करके ऐसा कुछ चेंज लाने की सोसाइटी में कोशिश की है। और साथ ही साथ यूथ सेंसिटाइजेशन, क्योंकि इस चीज़ की भी आप देखिए बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से कॉमन लैंग्वेज में किसी को भी डेफ, डम, I was going to ask this question only. हम लोग बहुत आसानी से किसी को भी लंगड़ा, गूंगा, बहरा, जो होता नहीं है उसको भी कह देते हैं, just to abuse them. जी, पागल, or demean them. पागल, है ना। तो ये बहुत कॉमन से स्लैंग लैंग्वेजेस हैं जो बहुत हम कॉमनली यूज कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो सेंसिटाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, आइदर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और फॉर वीमेन, है ना। तो मेरी ये कोशिश है कि एजुकेशन और हेल्थ के ज़रिए मैं मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज ला पाऊँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
लाइक इन दिल्ली एक बार वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा था, तो सम गर्ल्स वर नॉट रिलेटिंग टू दैट, एंड विच इज़ वेरी गुड. आई अप्रिशिएट कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वुमेन्स डे क्यों मनाना चाहिए. लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक टियर 2 टियर 3 सिटीज में आपने काम किया है, आपको लगता है कि वाकई अभी वहाँ भी हालात बदले हैं या अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, हालांकि कुछ लोगों को बहुत जो टफ एफर्ट्स कर रहे हैं उनको ख़राब भी लग सकता है. हम बेसिक रूट पे पहुँचे ही नहीं हैं. हम लड़कियों को ताइक्वांडो सिखाते हैं, हम तलवारबाजी, घुड़सवारी, और आप ये करिए, और मतलब आप एम्पावरमेंट के नाम पे उन्हें एक लड़ाकू विमान बना रहे हैं, ठीक है. लेकिन किससे लड़ना है? किससे लड़ना है? आपको लड़ाई तो अपने घर से शुरू करनी होगी ना जी. आपको, इसका मतलब तो आपको अपने फादर से भी लड़ना है, आपको अपनी मदर से भी लड़ना है, जिसने जब 2 ग्लासेस में दूध दिया तो उसमें 1 ग्लास में थोड़ा कम भी चलेगा और 1 ग्लास पूरा भरा होना चाहिए. right. तो मुझे लगता है माइंडसेट से लड़ना exactly, जो लड़ाई है ना, वो मुझे लगता है कि हमें चेंज माइंडसेट को करना होगा, चेंज एटीट्यूड में लाना होगा, और वो हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी, ना कि हम विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करें और लड़ना सिखाएं और डिफरेंट टाइप के स्लोगन्स यूज़ करें. तो मेरा ये मानना है, ये अपना अपना ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे इस पे तो आप सबको महसूस होगा कि शायद बेसिक रिक्वायरमेंट यही है. जैसे आपने बोला आप यूथ वर्कशॉप्स करते हो टू टेल देम दैट हाउ टू ट्रीट अ वुमेन. आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक पेरेंट भी हैं, जी जी, आर इंडियन पेरेंट्स रेडी टू बी अ पेरेंट? आई मीन, जैसे आपने बोला ना टीचर्स बाय चांस, मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स बाय चांस ज्यादा हैं. बिल्कुल. सो डू यू थिंक उनको भी किसी ऐसी वर्कशॉप की जरूरत है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये मुझे लगता है बहुत से लोगों को कुछ सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि जो पेरेंटिंग की वर्कशॉप है, बेसिकली हम पेरेंटिंग की वर्कशॉप भी करते हैं, लेकिन पेरेंटिंग की वर्कशॉप हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे स्कूल सेलेक्ट करें, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारी माएँ चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं जानती. राइट. उनको उनकी जो मतलब आप चाहे मदर कहें या आप सासू माँ बोलें, वो लोग जो बता देती हैं, जो वो सही चीज भी हो सकती है, वो फैक्ट भी हो सकता है, और अपना एक्सपीरियंस है. लेकिन इस फील्ड में हम लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं. हमें मदर की हेल्थ के बारे में बताने पे अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट पे अभी हम बात नहीं करते. हमें जैसे ही एक लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है या कंसीव करती है, मुझे लगता है कि हमें उसकी हेल्थ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी बात करना शुरू करना चाहिए, कि आपको कैसा फील होगा, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है. क्योंकि एकदम से अगर मेडिकल लैंग्वेज में क्या, रिफ्लेक्स एक्शन से शुरू हो जाता है बच्चा, है ना. बहुत सी चीज़ें बच्चा सीख कर आता है, नेचर सिखाता है उसको. फिर उसको कैसे आपको समझना है बच्चे को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से, और अपनी चीज़ें थोपना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कम करना पड़ेगा. आप मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा बच्चा बड़े होकर मेरा ध्यान रखेगा, मुझे डॉक्टर बन के दिखाएगा. हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है जो मैं वेस्टर्न में, मतलब आपने देखा होगा 18 के बाद बच्चे को अलग कर दिया जाता है वेस्टर्न कल्चर में. वो शायद इसलिए होता है, वो उम्मीद नहीं रखते हैं कि बच्चा कुछ करेगा. यहाँ पर बहुत भार होता है माँ बाप के टूटे सपनों का कि बच्चा पूरा करेगा. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. वो मुझे लगता है कि आप उसको समझें, उसको जानें, आपका पार्ट है वो, है ना, बहुत ही. तो लेकिन आपको इसमें मुझे लगता है उससे भी बात करना चाहिए, उसको भी समझना सुनना चाहिए, ना कि आपने डिसाइड कर लिया किस स्कूल में भेजना है, कैसे कपड़े पहनाना है, किस तरह से बच्चा बोलेगा, क्या बच्चा करेगा. एवरीथिंग यू हैव डिसाइडेड. इवन हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन है कि बच्चे के पैदा होने से पहले डिसाइड, लड़की होगी तो ये नाम होगा, ये बनेगी, लड़का होगा तो ये नाम होगा, ये बनेगी. तो इस तरह से मतलब उसके लिए तो चॉइस नहीं रखते. जब तक वो समझ पाता है दुनिया को, फिर आप उसको कहना शुरू करते हो. एक और चीज बच्चा देखता है, जो उसकी माँ है, बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है सेल्फलेस मदर, अ मदर हु डजंट हैव एनी लाइफ,
ये बहुत कहा जाता है कि अब तुम्हारी क्या जिंदगी है, बच्चों के लिए जीना है, और माएँ भी ये बात बहुत खुश खुश कहती हैं। मतलब 35-40 की उम्र की जो मतलब यंग महिलाएं हैं वो भी ये बातें बहुत खुशी से कहती हैं कि अब हमारा तो क्या ही है, बच्चों के लिए जीना है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और मुझे नहीं लगता कि सेल्फलेस में मतलब मैं माँओं को नाराज नहीं करूंगी, मैं भी माँ हूँ, तो सेल्फलेस लव कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं आप उम्मीदें बच्चे से भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अगर उसको एक अच्छा इंसान बनाने की बात करते हैं तो वो अच्छा इंसान आप हमेशा मतलब मोर प्रोडक्टिव इन द सेंस कि आपका सपना है कि वो डॉक्टर बन जाए, आपका सपना है कि मॉनेटरी, और आपकी सोसाइटी में एक आपकी पहचान हो, आपके मेरा हाँ है ना, वो एक अच्छा इंसान बने। इसीलिए हम शायद पीछे रह जाते हैं अच्छा इंसान बनाने में, क्योंकि हम इस तरफ सोचते नहीं हैं, हम इस तरफ नहीं सोचते। हमारी मतलब हमारी बात खराब ना हो, हमारी इज्जत खराब ना हो, ये सारी चीज़ें आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। और आप वो क्या चाहता है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी किस तरह की मेंटल कंडीशन है, वो चीज़ों को कैसे ग्रैस्प कर रहा है, वो चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, इस तक हम नहीं पहुंच पाते है ना। तो बेसिकली ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे लगता है पहले खुद की ज़रूरतें पता हों, वो पूरी हों, तब हम किसी और की कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यही है ना, एक किसी ना किसी जनरेशन को तो आगे आना होगा, राइट, किसी ना किसी जनरेशन को आगे आना होगा। ये सोचने, अगर मान लीजिए ये जेनजी और जेन अल्फा अगर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इश्यूज की बात करते हैं, तो दैट इट इज़ गुड। इसका मतलब वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करके वो इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं मेंटल हेल्थ की। लेकिन मुझे ये लगता है इसमें हम लोगों का भी रोल है कि हम सुन रहे हैं, तभी तो वो समझ रहे हैं। हमने वो एहतजाज शुरू तो किया होगा ना, मिलेनियल्स ने या हमसे पहले वाली जनरेशन ने, बिल्कुल जो आगे उनको एक पिच मिल गई तैयार। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये चेंजेस हैं, ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मेंटल हेल्थ पे ज्यादा बात हो रही है तो इट इज बैड। अगर बट हमें उनको बहुत उतना ही एसेंशियल से समझ के उसकी प्रॉपर नॉलेज कन्वे करना, दैट इज रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। यस। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी बहुत वर्सेटाइल है और बहुत मुबारक हो आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। सबसे सोसाइटी के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, पहले सब अपना सोचते हैं। तो आपकी इस जर्नी में कोई ऐसा किस्सा हो जो अब आपको याद हो कि आपने किसी की ज़िंदगी बदली और वो आपके साथ रह गया हो? देखिए, जब मैंने कहा ना, जब आप टीचर होते हैं, जब आप थेरेपिस्ट होते हैं, जब आप काउंसलर होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ जुड़ती हैं। और एथिक्स ये कहती हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज ना करें, लेकिन हाँ, अगर एक बच्चा जिसको सोसाइटी ने बिल्कुल ये मान लिया था कि ये तो ऊपर वाले का अभिशाप है, कर्स है, और वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, अगर वो स्कूल चला जाता है, नॉर्मल स्कूल जाके, मोटिवेट तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं मेरे पास। और ऐसे बहुत से जो बच्चे जो मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे थे, अगर आज वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक, या कोई बच्चा अगर किन्हीं जो सोसाइटी की जो कहते हैं कि बुरी आदतें, जो स्मोकिंग है या आपका कोई ड्रग्स या अल्कोहल लेने वाला इस तरह का है, और अगर वो उसकी लाइफ में चेंज आता है, तो ऐसी आई एम ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया कि ऐसे कई लाइफ्स हैं जो चेंज हुई हैं। और मतलब कई रिलेशनशिप्स भी ऐसे होते हैं कि कई बार आप अगर मान लीजिए किसी को फैमिली में अच्छे से एडजस्ट करना आप सिखा दिया, मम्मी का बेटे का या पापा का बेटे का रिलेशन अच्छा आपने करा दिया, फैमिली थेरेपी, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री भी लगते हैं। और बच्चे जब मिलते हैं या क्लाइंट जब मिलते हैं, मैं भी क्लाइंट ही बोलूँगी, और फैमिलीज जब मिलती हैं और वो आपको याद रखती हैं, कभी आपकी बर्थडे पे याद रखती हैं, या आपको कहीं आपको कोई मिलता है उनसे जानने वाला, तो आपके बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत रिवॉर्ड लगता है, बहुत आपको खुशी होती है उन सब बातों से। तो बस आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है कि बरेली में ही जहाँ आप वापस जाएंगी, कोई बच्ची आपको सुन रही हो, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगी? मैं बच्ची से तो ये कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने, और
सोसाइटी को समझें। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लड़ाई करना है या लड़कर ही जीतना है। मुझे लगता है अगर आपका विजन और मिशन क्लियर है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको कोई हर्डल्स या कुछ नहीं, एक दिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आपकी वही सारी जो कमियां थी ना, वो आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि रुकना नहीं है, आप चलते रहिए। और अगर आपको खुद को ठीक लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है और मैं उसको एक मुकाम तक पहुँचा पाऊँगी, बिना रुके उसके लिए चलते रहिए। और जब आप मुकाम पे पहुँच जाएंगे तो दुनिया आपके साथ होगी, वो आपके लिए ताली बजाएगी। आपके दुपट्टे को देखकर मुझे एक शेर याद आता है मजाज साहब का। आप एएमयू से हैं तो आप पर डेडिकेट भी मुझे देखना पड़ेगा कि मैं गलती ना कर दूं। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस आंचल को परचम ही बनाया है एंड यू आर अ फ्लैग बियरर ऑफ पॉजिटिविटी। So thank you so much for joining us. Thank you so much. God bless you. तो आप सब सुन रहे थे उज़्मा कमर साहिबा को बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। अगले एपिसोड में फिर किसी नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें। शुक्रिया।